Hello friends, welcome back to my channel Dr. Benazir Explains. This video is in continuation to the previous video जहाँ पे हमने PCOS के बारे में डिटेल में जाना था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हम ला सकते हैं जिससे हमारे हेल्थ में बेनिफिट हो, जिसके वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसे PCOS कहते हैं उसमें भी काफ़ी हद तक हमें फ़ायदा हो सकता है। तो PCOS पेशेंट्स जैसे कि मैंने बताया ओवरवेट भी हो सकते हैं या लीन भी हो सकते हैं। PCOS में इंट्रिंसिक ही एक पैथोलॉजी देखी जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि आप ओबीस पेशेंट्स में भी देखी जाएगी और जो नॉर्मल वेट PCOS पेशेंट्स हैं उनमें भी ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दोनों ओबीस और लीन PCOS पेशेंट्स में ज़रूरी है। लेकिन ओबीस पेशेंट्स में ओबिसिटी से रिलेटेड इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंक्रीज्ड इंसुलिन लेवल्स, डीरेंज्ड लिपिड और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उनमें हेल्दी लाइफस्टाइल और वेट लॉस की गोल होनी चाहिए। नॉर्मल वेट PCOS पेशेंट्स में सेंट्रीपिटल फैट डिपोजिशन देखी गई, मतलब एब्डोमिनल फैट डिपोजिशन, जो कि उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये मिथ को क्लियर करना ज़रूरी है कि ओवरवेट या ओबीस PCOS पेशेंट्स को ही लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना है। नो, any kind of patients who suffer from polycystic ovarian syndrome should bring about a healthy lifestyle which includes diet modification as well as including exercise as a very important part of your daily routine. क्यों lifestyle modifications important है? देखा गया है कि even as low as 5% loss in the body weight can result in dramatic improvement in insulin sensitivity, decrease in insulin levels, improvement in fertility, improvement in menstrual irregularities, ovulatory dysfunctions भी improve होते हैं। साथ साथ PCOS पेशेंट्स में जो डिसलिपिडेमिया के फीचर भी देखे जा सकते हैं, तो इनकी रिस्क फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी कम हो जाती है, रिस्क फॉर डेवलपिंग डायबिटीज़ मेलिटस भी कम हो जाती है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। लीन PCOS से नॉर्मल PCOS विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट अराउंड द एब्डोमेन, तो उनमें ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी के भी केसेस देखे गए। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी मॉडिफिकेशन इन आवर डाइट इज़ नेसेसरी। सबसे पहले विल कम टू कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर डाइट्स। जो कार्ब्स होती है हमारे डाइट में, उससे पूरी तरह से हम इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को कम्प्लीटली हमारे डाइट से रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी चूज द करेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर डाइट। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मैटर करती है in comparison to what amount of carbohydrates we take. So what are the good carbs? Good carbs generally उन carbohydrates rich food को कहते हैं which have low glycemic index. Now what is glycemic index? Glycemic index ये डिनोट करता है कि आप जो कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक कर रही हैं उनमें आपके ब्लड शुगर लेवल में कैसे डिफरेंस आ रहा है, ब्लड शुगर लेवल कैसे राइज कर रहा है। तो वो कार्ब्स जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होती है वो सडन राइज नहीं होने देते ब्लड शुगर को, वो ग्रेजुअल राइज होता है। लेकिन कार्ब्स विथ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कॉज अ सडन राइज इन ब्लड शुगर। देयरफॉर आवर डाइट शुड कंटेन कार्ब्स विथ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, but we should avoid high glycemic index carbs. Studies में पाया गया है कि carbohydrates with low glycemic index improve the insulin sensitivity, they decrease
the bad cholesterol, they increase the good cholesterol, they decrease the risk of developing diabetes, cardiovascular disease, decrease the risk of developing obesity. It is also found that food with low glycemic index causes decrease in the risk of various cancers. So what are the food which have low glycemic index? Low glycemic index तब कहते हैं जब glycemic index of a food is less than 55. Whole grains such as barley, oats, quinoa, vegetables, fruits, legumes, lentils, kidney beans, chickpeas, all these are sources of carbohydrates with low glycemic index. Milk is also a low glycemic index food. लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड से काफ़ी हद तक वेट लॉस देखा गया है. देयर इज डिक्रीज इन बॉडी मास, देयर इज डिक्रीज इन बॉडी मास इंडेक्स. सो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट वी चूज द करेक्ट कार्ब्स. नाउ कमिंग टू फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स दो टाइप के मेन होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. तो हमारे डाइट में वी शुड इंक्लूड मोर ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि डाइट में फैट का कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन 30%. और जो फैट्स हम लेते हैं उनमें से इट शुड कंटेन मोर ऑफ unsaturated fatty acids than of saturated fatty acids. Also, we should avoid junk food which contain high amount of trans fats which are also very harmful for our health. Saturated fatty acids worsen the insulin resistance and they increase the risk of developing diabetes and cardiovascular health disorders. In turn, the unsaturated fatty acids, they improve the metabolic derangements, they improve the insulin sensitivity, they improve the endothelial function, they decrease the risk of developing diabetes and हार्ट रिलेटेड डिज़ॉर्डर्स. अब हम देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट में किस तरह की फैटी एसिड होती है. इस डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा कि फैटी फिश, टूना, सैल्मन, ये सब में गुड फैट होते हैं. ओमेगा 3 फैट्स विच आर एक्चुअली पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आ जाएंगे आपके वॉलनट्स, कैनोला ऑयल्स, फ्लैक्स सीड्स, कॉर्न ऑयल्स, सोय, सैफ्लावर, सनफ्लावर ऑयल्स. मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स में आ जाएंगे ऑलिव ऑयल्स, पीनट ऑयल्स, ऑल टाइप ऑफ नट्स एंड एवोकाडोज. These are healthy oils and they should be incorporated in our diets. Whereas the saturated fat is contained in red meat, butter, cheese, ice cream, partially hydrogenated oil. जो जंक फूड हम इंटेक करते हैं जैसे पेस्ट्रीज, पोटैटो चिप्स, पिज्ज़ा, all these contain high amount of trans fats which are obviously not good for our health. So occasional indulge is okay but they should not form a consistent part of our diet. अब आते हैं प्रोटीन इंटेक में. कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि very high amount of protein intake may lead to worsening of the insulin resistance and increase the risk of developing diabetes. So moderate intake of protein is better than too much of protein intake. We should prefer plant proteins over animal proteins. और important aspect है energy intake. हमारी weight loss तब होती है when the energy expenditure is more than the energy intake. मतलब हमारे डाइट को हाइपोकैलोरिक डाइट होना important है. Hypocaloric diet मतलब there should be a calorie deficit. 500 to 1000 calorie deficit leads to a gradual but a steady weight loss. देखा गया है कि एक एवरेज साइज वुमन में अब
1000 कैलोरी डेफिसिट होने से about 0.8 to 1 kg per week of weight loss is seen. So low calorie diet with an energy deficit of 500 to 1000 calorie is very beneficial. Food with low energy density such as fruits and vegetables, इन्हें भी हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है और बोथ इन लीन एज वेल एज इन ओबीस PCOS पेशेंट्स में ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है बाय रिड्यूसिंग द विसरल फैट. और स्टडीज़ में पाया गया है कि काफ़ी सारे PCOS पेशेंट्स आर डिफिशिएंट इन विटामिन डी. तो इट वुड बी अ गुड आइडिया अगर हम अपने विटामिन डी लेवल्स चेक करवा लेते हैं और अगर एनी डेफिशिएंसी होती है तो उन्हें हमें सप्लीमेंट्स से कवर अप करना चाहिए. सनलाइट ऑल्सो फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी. तो वक्त निकाल कर हाफ एन आवर या 1 आवर जितना आपको वक्त मिले आप धूप में जाकर बैठें, ताकि आपकी जो डेफिशिएंसी है वो नेचुरल सोर्स से भी आपको इम्प्रूव हो जाए. अब मैं कुछ आपको टिप्स देती हूँ आप कैसे अपने डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं. चूज ओट बेस्ड सीरियल्स इन योर डाइट. आप जो डिनर और लंच करते हैं, a major part of your dinner or lunch should incorporate vegetable and vegetable salad because they are low energy density food. Choose oil with omega-3 fatty acid, omega-6 fatty acid जैसे sunflower oil, safflower oil या monounsaturated fatty acids such as corn oil, canola oil. Such oil should be used for cooking. Replace white bread or brown bread with whole wheat bread. Incorporate cereals like barley, quinoa in your diet. Replace red meat with lean poultry, with fish, legumes, tofu. Avoid processed foods which are high in trans fat and added sugar. स्नैक में आप योगर्ट, नट्स, होल ग्रेन क्रैकर्स यूज़ कर सकते हैं. इसकी बात करें तो क्रोनिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months हेल्प्स इन वेट लॉस. अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज के लिए कुछ रिकमेंडेशंस जारी की गई हैं. उनमें से है वी शुड इनकॉर्पोरेट एटलीस्ट 150 minutes of exercise per week. The exercise should be divided into 3 days with not more than 2 days of exercise free period. And we also should avoid as much as possible sedentary activities like watching TV and playing computer games. So physical activity and exercise is a must to maintain the correct BMI, reduce your weight and improve all the metabolic dysfunction, derangements, menstrual irregularities, ovulatory dysfunction. Diet और exercise के साथ reduction in stress in day-to-day life, getting adequate sleep should form an important part of your lifestyle. So friends, this was a brief discussion on how your lifestyle changes can cause a dramatic improvement in the symptoms of polycystic ovarian syndrome. और कभी भी सिर्फ मेडिकेशंस से इम्प्रूवमेंट नहीं देखा गया. Remember, PCOS is not a single disorder. It is a group of disorder which may also lead to multiple other diseases in the long run. So it's better to catch hold of the root cause of the PCOS and to move from there on. So friends, PCOS को खुद पर हावी नहीं होने दें और उसे जड़ से मिटाने के लिए हमें बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है. तो हार नहीं माने, इम्प्रूवमेंट होगी. कोशिश करते रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें. एंड आई होप यू हैव अ गुड डे. गुड बाय.